नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। ईरान मिसाइलें दागता रहा, इजराइल को ढेले भर का नुकसान नहीं हुआ। आखिर अगर ये चमत्कार है तो हुआ कैसे, आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। ईरान और इजराइल के बीच बमबारी की वो तस्वीरें जो देखकर आप सन्न रह जाएंगे। इजराइल अब वो करने वाला है कि ईरान के धागे खोल देगा। उस प्लान के बारे में भी आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सब कैसे हैरान रह गए कि टीम ईरान की थी लेकिन उसमें इजरायली जासूस घुसे हुए थे। आज वो चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा। ईरान और इजराइल की लड़ाई भारत और मोदी के लिए क्या क्या मुसीबत लाई है, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो मोदी का नया भारत किसका साथ देगा, आज ये भी बताऊंगा। साथ ही यूपी में आदमखोर भेड़ियों के बाद अब कहां आदमखोर तेंदुए ने कोहराम मचाया हुआ है, उसके आतंक ने, आज उसका चैप्टर भी है। 7 लोगों का शिकार करने वाला वो आदमखोर तेंदुआ जिसके लिए 12 शूटर्स लगाने पड़े हैं। और आखिर में आपको दिखाऊंगा फिल्म स्टार गोविंदा के पैर में गोली लगने का पूरा सच क्या है। एक्टर गोविंदा के पैर में गोली जो लगी वो हादसा था या कुछ और, पुलिस की जांच में क्या निकल रहा है, आज इसके बारे में चैप्टर खोलकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। ईरान मिसाइलें दागता रहा लेकिन इजराइल को ढेले भर का नुकसान नहीं हुआ। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। ईरान और इजराइल के बीच बमबारी की वो तस्वीरें जिसे देखकर दुनिया सन्न रह गई है। इजराइल अब वो करने वाला है क्या कि ईरान के धागे खुल जाएंगे। सब हैरान है कि ईरान की टीम में इजरायली जासूस आखिर घुसे कैसे, और ईरान और इजराइल की लड़ाई भारत और मोदी के लिए क्या क्या मुसीबत लाई है। सबसे पहले इसका चैप्टर। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर टिकी हुई है। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है यह सोचकर ही सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। क्योंकि इजराइल वो देश है जो बदला तो लेता ही है लेकिन ऐसा बदला लेता है कि उसके दुश्मन कभी उसे भूल नहीं पाते। इस वक्त इजराइल के सामने जो दुश्मन है वो दुश्मन है ईरान। और दोनों का मामला कुछ इस तरह का है कि ईरान कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, इजराइल कह रहा है कि वो रुकेगा नहीं। ईरान ने एक के बाद एक 180 मिसाइल इजराइल पर दाग दिए, इजराइल को हिलाने की पूरी कोशिश की। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से तेल अवीव में धमाकों की गूंज और धमाकों की रोशनी जो है पूरी रात नजर आई है। लेकिन इस अटैक के बाद से पूरी दुनिया में दहशत मची हुई है। क्योंकि अब जब इजराइल पलटवार करेगा तो ईरान का क्या होगा, बदले में फिर ईरान क्या करेगा, यह सोचकर पूरी दुनिया में डर का माहौल। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर यह सिर्फ 2 देशों के बीच का युद्ध बनकर नहीं रह पाएगा। इसमें अमेरिका भी कूद चुका है। अमेरिका ईरान का पुराना दुश्मन है। अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो ईरान को घेर कर उसकी बड़ी तबाही कर सकता है। अमेरिका भी तैयार है और इजराइल भी तैयार है। इसलिए आने वाले कुछ दिन बहुत ही विस्फोटक होने वाले हैं। लेकिन ईरान और इजराइल की जंग कहां जाकर रुकेगी, इस जंग में कौन कौन से देश कूदेंगे, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्योंकि ईरान ने तो मिसाइल दाग कर बता दिया कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब सब यही पूछ रहे हैं कि इजराइल कैसे ईरान को जवाब देगा, कैसे इस हमले का बदला लेगा। आप तस्वीरें देखिए, सिर्फ और सिर्फ धमाकों की गूंज, धमाकों की तस्वीरें, बस यही देखने को मिल रही है। एक बार फुल फ्रेम पे दिखाइए ये तस्वीरें। दोनों तरफ आग लगी हुई है। जिस तरह से बयानबाजी इजराइल और ईरान के बीच चल रही है उससे तो यह लग रहा है कि जैसे ये दोनों देश एक दूसरे को खत्म करके ही मानेंगे। इजराइल ने कह दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी उस पर हमला करके और उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। ईरान अलग फायर मोड में है। वो कह रहा है कि अगर इजराइल ने पलटवार करने की कोशिश की तो इससे बड़ा हमला करेंगे। यानी इजराइल कह रहा है कि वो ईरान को मिट्टी में मिला देगा, दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। इजराइल की सेना ने कहा है कि वक्त हमारा होगा, बारूद भी हमारा होगा। जो गाजा में हुआ वही हाल ईरान का होगा। एकदम फिल्मी हिसाब चल रहा है कि वक्त हमारा होगा, बारूद हमारा होगा। इस टाइप से डायलॉग चल रहे हैं। उधर ईरान की आर्मी ने कहा है कि अगर इजराइल ने हिमाकत की तो वो इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे और ईरान का अगला हमला बहुत भीषण होने वाला है। इजराइल के वित्त मंत्री ने भी ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान को अपने किए पर पछताना पड़ेगा। वो गाजा, हिजबुल्लाह और लेबनान की तरह तड़पेगा।
उधर संयुक्त राष्ट्र में ईरान के डिप्लोमेट ने इजराइल को धमकी दी, कहा कि इजराइल ने बदला लिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ईरान अब पीछे नहीं हटने वाला। यानी दोनों तरफ से सिर्फ रॉकेट नहीं दागे जा रहे बल्कि जबानी रॉकेट भी चल रहे हैं और मामला बहुत सीरियस होता चला जा रहा है। इजराइल ने अगर ईरान से बदला लेने वाला हमला किया तो ईरान भी अपनी अगली प्लानिंग करके बैठा है। ईरान ने आज कह दिया कि उसके टारगेट पर इजराइल के 11 लोग हैं। ये 11 लोग कौन हैं और क्या इजराइल इस धमकी से डर जाएगा? पहले आप ये देखिए, फिर आपको बताएंगे कि इजराइल ने कौन सा टारगेट फिक्स कर लिया है जिससे ईरान में हड़कंप मच गया है। अगर ईरान जैसा हमला इजराइल ने भी कर दिया तब तो समझिए गजब ही हो जाएगा, क्योंकि ईरान फिर नए हमले की तैयारी करके बैठा है। उसकी अलग हिट लिस्ट तैयार है और हिट लिस्ट पर नंबर 1 पर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। नेतन्याहू तो इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़े दुश्मन की तरह, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान के दोनों हाथ काटने वाला गजब काम कर दिया। एक हाथ हमास का था, दूसरा हिजबुल्लाह का। ईरान तब से तड़प रहा है कि वो नेतन्याहू से बदला लेगा। इसलिए ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल एक रात में बरसाए। इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करके यह भी कह दिया कि अगर इजराइल ने काउंटर अटैक करने के बारे में सोचा तो वो एक एक करके इजराइल के बड़े नेताओं को निपटा देगा। ईरान ने जो हिटलिस्ट जारी की है उसमें इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बाद दूसरा नाम इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट का है, जिनके नेतृत्व में इजराइल की सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे। इसके बाद तीसरा नाम इजराइल की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेरजी हालेवी का है। इसके अलावा इजराइल की एयरफोर्स, नेवी, ग्राउंड फोर्स के चीफ सबका नाम लिस्ट में डाल दिया है ईरान ने। ईरान के निशाने पर इजरायली सेना का वो कमांडिंग ऑफिसर भी है जो लेबनान में इजराइल की सेना लेकर घुसा था और तोड़फोड़ मचा दी। ईरान के टारगेट पर इजराइल के सेंट्रल कमांड के कमांडिंग ऑफिसर भी हैं, यहूदा फॉक्स। ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख अहारोन हलीवा को भी ईरान खत्म करना चाहता है। इसके अलावा इस हिटलिस्ट में इजराइल की सेना के दक्षिणी कमांड के प्रमुख एलिएजर टोलेडानो भी। यानी ईरान पूरी हिटलिस्ट बनाकर बैठा है। लेकिन अगर ईरान हिटलिस्ट बनाकर बैठा है तो इजराइल क्या हिटलिस्ट नहीं बनाएगा? उसकी अपनी हिटलिस्ट तैयार है। इजराइल की हिटलिस्ट में वो नाम है जिसे सुनकर ईरान में हड़कंप मच जाएगा, क्योंकि इजराइल ने जो टारगेट सेट किया है उसमें तो सीधे टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी का नाम है। अयतुल्ला अली खमेनी के इशारे पर ही ईरान में सब कुछ होता है। इजराइल पर हमला भी अयतुल्ला खमेनी के आदेश पर ईरान ने किया। जब से नसरल्ला मारा गया तब से ईरान ने एहतियातन खमेनी की सेफ लोकेशन पर उन्हें शिफ्ट कर दिया है। इजराइल की आर्मी के एक सीनियर अधिकारी का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ही उनका अगला निशाना है। और इजराइल में यह बात भी हो रही है कि ईरान ने जो किया है उसमें अब खमेनी का खात्मा ही इजराइल का टारगेट होना भी चाहिए। यानी जैसे नसरल्ला मारा गया, अब अगला टारगेट इजराइल के लिए खमेनी है। इजराइल में अगर यह बात हो रही है कि खमेनी को ही इजराइल उड़ा दे तो यह बात होनी ही थी, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया उसे इजराइल जैसा देश तो कभी सहन नहीं करेगा। ईरान ने किस तरह से इजराइल पर कल रात धड़ाधड़ मिसाइलें गिराई हैं वो आप देख लीजिए कि इजराइल में उस वक्त कैसा हड़कंप मचा था। कल रात इजराइल में क्या हुआ है उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस हमले का असर जमीन पर क्या दिखा है। पहले कल रात की दास्तान देखिए। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ईरान ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक पूरे इजराइल में ईरान की मिसाइलें गिरने लगी। इतनी मिसाइलें ईरान ने दाग दी बॉस कि पूरा इजराइल धुआं धुआं हो गया। इस हमले को देखकर दुनिया दहल गई। सभी सोच रहे हैं कि अब इजराइल का क्या होगा। आसमान से जैसे मिसाइलों की बारिश हो रही थी। एक दो नहीं, 10-20 नहीं, जब 180 से ज्यादा मिसाइल चल जाएंगी तो कोई भी देखकर कांप जाएगा। लेकिन यह जंग का ऐलान था।
जो ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया। आधी रात को पूरे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ था। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे थे और सायरन की आवाज के साथ ही मिसाइल के धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। अच्छा, एक तस्वीर और देखिए, कैसे ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही थी। सोचिए हमले के समय लोगों की क्या हालत हुई होगी वहां पर। ईरान के हमले के समय कई लोगों ने वीडियो भी बनाए। इन वीडियो में इजराइल की स्काईलाइन दिख रही है, आसमान से गिरती हुई मिसाइलें दिख रही हैं। ईरान ने जो मिसाइल फायर किए वो स्टार्ट से लेकर टारगेट पर हिट होने तक साफ साफ नजर आ रहे थे। इन वीडियोस में ईरान की मिसाइलें जेरूसलम के ऊपर से जाती हुई साफ दिख रही थी। इसमें वो वेस्टर्न वॉल भी दिख रही है जिसे यहूदी और ईसाई बहुत पवित्र मानते हैं। इजराइल ने इसी पर कहा कि ईरान धार्मिक स्थलों और प्रतीकों को निशाना बना रहा है। ईरान के मिसाइल अटैक का असर पूरे इजराइल पर दिखा। इससे कैजुअलिटी भले ही ना हुई हो, लेकिन नुकसान तो हुआ ही। अब आप तस्वीर देखिए, एक आदमी कार से जा रहा है, गाड़ी का कैमरा ऑन है, तभी आसमान से एक मिसाइल कार के आगे एक इमारत पर गिरती है और भाई साहब जबरदस्त धमाका होता है। ईरान का यह हमला इतना खतरनाक था कि इजराइल में कुछ लोग हमले के वक्त के हालात की तुलना नर्क जैसे हालात से कर रहे हैं। अगर इजराइल के लोग ईरान के इस भयानक हमले से पहले सेफ्टी बंकरों में नहीं गए होते ना, तो भाई बहुत बड़ी तबाही मच जाती। इजराइल पर यह ईरान का सबसे बड़ा अटैक था, लेकिन इजराइल की भी हिम्मत देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए कि इतने बड़े अटैक के बाद भी कोई बड़ा नुकसान हुआ नहीं वहां पर, क्योंकि इजराइल में आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों और रॉकेट को टारगेट पर गिरने से पहले हवा में ही तबाह कर देता है। आयरन डोम की वजह से ही ईरान की कई मिसाइलें हवा में तबाह होकर मलबे की शक्ल में नीचे गिरी। लेकिन जब 180 से ज्यादा मिसाइलें चली हों और इसमें भी भयंकर भयंकर मिसाइलें हों, तो कितना बचाइएगा, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। मिसाइल गिरने से कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि मिसाइलें कितनी पावरफुल रही होंगी। ये तस्वीरें देखिए जो इजराइल के अलग अलग इलाकों की हैं। लोग मिसाइल के टुकड़े को उठाकर ले जा रहे हैं और नुकसान का आकलन भी कर रहे हैं। यानी पूरी रात मिसाइल बाजी चली है, लेकिन मिसाइल दागने का मकसद सिर्फ गड्ढे करना नहीं होता। मिसाइल दागने का मतलब यह भी होता है कि सामने वाले को कितना नुकसान हो, और गड्ढा होना खाली नुकसान नहीं होता। इसलिए ईरान का मजाक भी बन रहा है। इजराइल पर ईरान ने जितनी मिसाइलें गिराई, उनकी काउंटिंग हुई तो पता चला कि ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। यह मिसाइल अटैक दिखने में तो दिवाली के पटाखे जैसा लग रहा है, लेकिन मिसाइल गिरी तो जगह जगह गड्ढे बन गए। ईरान की एक मिसाइल तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर कुछ दूरी पर जाकर गिरी, जिससे बड़ा गड्ढा हो गया। जिस वक्त ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया, उस वक्त इजराइल के हालात क्या थे वो भी आप देखिए। ईरान के हमले से इजराइल में चारों तरफ सायरन बजने लगे। लोग फौरन शेल्टर रूम की तरफ भागने लगे। इजराइल में जगह जगह पर शेल्टर रूम बने हुए हैं। ये एक तरह के बंकर होते हैं। जब भी खतरा होता है तो लोगों को मैसेज जाता है कि बहुत शेल्टर रूम में घुसो, उधर से आ रहा रॉकेट आ रहा है। तो ईरान के मिसाइल अटैक के समय भी ऐसा ही हुआ। लोग फौरन शेल्टर रूम में चले गए। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन मिसाइल अटैक के बाद लोग शेल्टर रूम से बाहर आ गए। इजराइल की इसी तैयारी ने कोई बड़ा नुकसान होने ही नहीं दिया। यानी ईरान ने 180 मिसाइल तो दाग दी, लेकिन जो बड़ा नुकसान हो सकता था वो कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं डिलीवर का नुकसान नहीं हुआ, ये गड्ढा बनाने के लिए मिसाइल दागे थे क्या? ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था, हालांकि वो कोई छोटा मोटा हमला था नहीं देखने में, यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। ईरान के पास जितनी भी एक से बढ़कर एक पावरफुल मिसाइल थी, भाई ने सब निकाली और सब ठोक दी कि देखो वो वाला भी निकालो, वो वाला भी निकालो, मारो इजराइल। लेकिन इसमें कई मिसाइलें ऐसी भी थी जिनका इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया था। हम आपको ईरान की इन मिसाइलों के बारे में भी बताते हैं कि कितनी ताबड़तोड़ तैयारी से ये हमले हुए, फिर बताऊंगा कि नुकसान कितना हुआ है इजराइल को। ये जो मिसाइलें ईरान ने दागी, उसमें एक मिसाइल थी फतह मिसाइल। फतह मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने पहली बार किया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। फतह मिसाइल आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज स्पीड से चलती है और इसकी रेंज
1400 किलोमीटर है। फतह मिसाइल हवा में अपना रूट बदल सकती है और इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। फतह मिसाइल से इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया। दूसरी मिसाइल है गदर। इसने गदर मचाया कि नहीं ये आगे बताऊंगा, लेकिन गदर मिसाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1350 किलोमीटर है। गदर मिसाइल से इजराइल के आयरन डोम को निशाना बनाया गया। तीसरी मिसाइल थी इमाद। यह भी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और गदर मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर है। इमाद मिसाइल से भी आयरन डोम को टारगेट किया गया। इजराइल पर मिसाइल अटैक को ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 नाम दिया और इसे पूरा करने के लिए खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ईरान ने भर भर के मिसाइलें इजराइल पर चला दी, लेकिन इजराइल का बाल भी बाका नहीं हो पाया। ईरान का दावा है कि उसकी 90% मिसाइल सटीक निशाने पर लगी। इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कुछ उखाड़ नहीं पाया। इजराइल की सबसे सिक्योर हवाई पट्टी को तहस नहस कर दिया गया और एयर बेस पर खड़े F-35 लड़ाकू विमान तबाह कर दिए। लेकिन इजराइल का अलग ही दावा है। इजराइल का कहना है कि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया था। इजराइल के आसमान में चमकती रोशनी दिख रही थी, जिसका मतलब यह है कि इजराइल के एयर डिफेंस ने मिसाइलों को रोक दिया। यानी इजराइल कह रहा है कि भैया तुम दागे हो, लेकिन हम भागे हैं ऐसा भी नहीं है और हमने तुमको वहीं पे खत्म कर दिया तुम्हारी मिसाइल को और वहां पे कोई असर नहीं हुआ। ईरान के अटैक में सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है कहा जा रहा है, और वो मौत भी जिसकी हुई वो व्यक्ति फिलिस्तीन का था, ईरान वो इजराइल का था भी नहीं। ये व्यक्ति देखिए, यानी ईरान ने एक तरह से अपने ही आदमी को मार गिराया। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक व्यक्ति पर मिसाइल का मलबा गिरता हुआ दिख रहा है। इसी मलबे में दबकर उस व्यक्ति की तुरंत मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उसके बारे में बाद में पता चला कि वो तो फिलिस्तीन का था। तो इजराइल मजाक बना रहा है कि 180 रॉकेट दाग दिए, एक आदमी मरा है, वो भी फिलिस्तीन वाला मरा है, इजराइल का तो कोई मरा ही नहीं। इसी वजह से ईरान के अटैक का सोशल मीडिया पर भी बड़ा मजाक बन रहा है। लोग हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर रहे नसरुल्लाह का रोते हुए वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ईरान के हमलों को देखकर नसरुल्लाह भी ऊपर से रो रहा होगा कि उसकी मौत का बदला ईरान ने लिया भी तो ऐसा लिया कि 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मिसाइल फूंक दिए और उसमें से सिर्फ एक आदमी मरा, वो भी दुश्मन नहीं फिलिस्तीनी निकला। इसी तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। इसमें इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई के शरीर की नाप ले रहे हैं और बगल में एक कॉफिन रखा हुआ दिख रहा है, एक ताबूत रखा हुआ दिख रहा है। मतलब लोग लिख रहे हैं कि भैया नाप तुम्हारा ले लिया है, ताबूत तैयार है, अब तुमको उसमें डालेंगे और तुमको भी नसरुल्लाह के पास भेजेंगे। ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया, लेकिन हमले में सिर्फ एक आदमी की मौत हुई। अब लोग ईरान के हमले का मजाक उड़ा रहे हैं। यह कैसा हमला था? इजराइल के लोग भी जमकर फिरकी ले रहे हैं। यह तस्वीर इजराइल के तेल अवीव शहर के एक कॉफी शॉप की है। यहां मौजूद शख्स ने यह तस्वीर शेयर की और लिखा कि जब ईरान हमला कर रहा था तो इजराइल के लोग कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी का आनंद ले रहे थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ढेले भर का भी। ईरान की कुछ मिसाइलें फिलिस्तीन और जॉर्डन में भी गिरी थी। ईरान दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलें एकदम सटीक निशाने पर गिरी, जबकि हकीकत में कुछ मिसाइलें जॉर्डन और फिलिस्तीन में गिर गई। आपको जॉर्डन में गिरी मिसाइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। मिसाइल गिरने के बाद वहां लोग जमा हो गए। एक आदमी ने तो मिसाइल के मलबे से ही सिगरेट जला ली कि इसकी आग कुछ तो काम आए। तो सोचिए ईरान कितना सच बता रहा है। अब उसकी छीछा लेदर हो रही है तो कह रहा है कि हम जहां मारे वहीं एकदम मार दिए, सही जगह मार दिए। अरे सही जगह मारे तो खाली गड्ढा गड्ढा क्यों दिख रहा है? इजराइल में कोई बड़ा नुकसान क्यों नहीं हुआ? मोसाद का हेडक्वार्टर क्यों नहीं बर्बाद हुआ? ये सही जगह मारे हो तो कैसे लेबनान और जॉर्डन में जाके गिर रहा है? ईरान के हमलों से ना तो इजराइल को बहुत नुकसान हुआ, ना ही इजराइल के लोगों का जज्बा कम हुआ। ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही थी, लोग शेल्टर में बॉम्ब शेल्टर जो बना हुआ उसमें सुरक्षित थे और एक जोड़ा तो शादी की रस्में निभा रहा था। ईरान वहां रॉकेट दाग रहा है, यहां शादी चल रही है। भाई ये इजराइल के लोगों का जज्बा और हौसला कैसा भी माहौल हो, इजराइल के लोग जिंदा दिली दिखाते हैं। अच्छा, हमारे यहां शादी में क्या होता है, वो दिवाली वाला पटाखा बचा के रखते हैं और वो फोड़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि हम क्यों पटाखा फोड़े, ईरान फोड़ ही रहा है, उसको फोड़ने दो, हम अपनी शादी करेंगे, उधर दिवाली वाला पटाखा उधर ऊपर फूटता रहेगा। बॉस ये है इजराइल। आप देखिए क्या इनका जज्बा है। डरते किसी से नहीं, टेंशन ढेले भर की नहीं लेते, लोड किसी बात का नहीं लेते। हमास को ठोक दिया, नसरुल्लाह को ठोक दिया और ईरान जो है
उसको सुलगा के रखा हुआ है कि तुम उधर बम फोड़ो, हम इधर शादी कर रहे हैं। ईरान का इजराइल पर हमला टाइम टाइम फिस हो गया। अब दुनिया देखेगी इजराइल कैसे बदला लेगा। अभी तो इधर से जाएगा ना, आने वाली रातें ईरान के लिए कयामत की रातें होंगी। फिर इकोसिस्टम छाती पीटेगा कि अरे ईरान में देखिए इजराइल ने क्या कर दिया। जब इजराइल पे हो रहा था तब इन लोगों को नहीं दिखता है। इजराइल ने कह दिया कि वो बदला तो जरूर लेगा, और ऐसा बदला लेगा जो फिर उस पूरे इलाके का नक्शा बदल देगा। ईरान के साथ इजराइल क्या करने वाला है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। इजराइल किस तरह से ईरान से बदला लेगा वो भी आपको बताता हूं। एक संभावना यह है कि इजराइल ईरान पर एक साथ मेगा साइबर अटैक कर सकता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पिछले 4 साल में इजराइल ईरान के साथ ऐसा कर चुका है। इजराइल अपने साइबर अटैक में ईरान के पोर्ट, एयरपोर्ट, बैंक, न्यूक्लियर प्लांट, फैक्ट्रीज, पेट्रोल पंप सबको बर्बाद करके छोड़ चुका है। अब इजराइल एक बार फिर से ईरान के इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साथ अटैक करके पूरे ईरान के सिस्टम को ठप कर सकता है। और जब तक ईरान साइबर अटैक से उभरेगा, उसी दौरान इजराइल मिसाइल अटैक करके बारूद का जवाब बारूद से दे देगा। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ भी यही किया था। इजराइल ईरान को वहां भी चोट पहुंचा सकता है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा, और यह ऐसी चोट होगी जिससे ईरान को उभरने में सबसे ज्यादा टाइम भी लगेगा। ईरान की ताकत ऑयल और गैस है, और यह माना जा रहा है कि इजराइल का जो अटैक होगा वो ईरान के तेल और गैस फैसिलिटीज पर हो सकता है। ईरान के पास 300 से ज्यादा तेल और गैस के रिजर्व्स हैं। मिडिल ईस्ट में कुल तेल रिजर्व का 24% ईरान के पास है। ईरान के कुल एक्सपोर्ट का 80% हिस्सा तेल से ही आता है। ईरान की इकोनॉमी का 50 से 60% हिस्सा तेल की कमाई पर निर्भर है। अगर इजराइल ने ईरान के तेल और गैस भंडार को तबाह कर दिया तो ईरान का भी तेल निकल जाएगा, वो घुटनों पर आ जाएगा, उसे वापस खड़ा होने में बहुत वक्त लग जाएगा। ईरान को इसी बात का डर सता रहा है कि इजराइल बदला तो लेगा और पलटवार करेगा। तो जैसे वो सड़क पे कई बार लड़ाई में नहीं होता है कि मारोगे बहुत मार देंगे, मारोगे बहुत मार देंगे, और उसके बाद 6 चमाट खा के वो आदमी वापस आता है। वही ईरान का हाल है। इधर उधर पहले मिसाइल दागा, अब धमका रहा है कि अभी और ठोक देंगे, ज्यादा मत करना, क्योंकि वो डरा हुआ है कि अभी इजराइल मारेगा। इसलिए आप ईरान का हाल देखिए कि वहां पर पब्लिक पैनिक मोड में है भाई। लोग अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल टंकी फुल करवा रहे हैं। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ियों की कतार लग गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा जरूरी सामान पहले से ही जमा कर ले रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल ठोकने पे आएगा तो फिर रुकेगा नहीं और सुनेगा नहीं। ईरान का सबसे बड़ा डर कुछ और ही है। वो इस बात का डर तो है कि उसके तेल और गैस रिजर्व इजराइल के टारगेट पर होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उसे अपने न्यूक्लियर बेस को लेकर होगी, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम आज से नहीं, बहुत पहले से दुनिया भर की नजर में। ईरान के ऊपर यह आरोप भी लगते रहे हैं कि वो परमाणु प्लांट में बिजली बनाने के बहाने चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है। लंबे समय से अमेरिका और इजराइल की इस पर नजर भी है। इजराइल किसी भी हाल में यह नहीं चाहता कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए। इसलिए हो सकता है कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट कर एक तीर से 2 निशाने साध ले। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर मिसाइल अटैक करने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि अगर थोड़ी भी चूक होती है तो यह अटैक बहुत बड़ा हो सकता है और उससे परमाणु विस्फोट होने की संभावना बड़ी हो जाएगी। एक बार यह गलती हो गई तो फिर दुनिया इसे परमाणु युद्ध की तरह देखेगी और इजराइल और अमेरिका पर यह दांव उल्टा पड़ सकता है। एक बात यह भी है कि न्यूक्लियर एनर्जी से ईरान केवल 1% बिजली बनाता है, तो फिर उसे बर्बाद करने से उसे कुछ हासिल नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल का मूव बहुत टैक्टिकल होगा। इजराइल चाहता है कि वो ईरान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही बर्बाद कर दे, जिससे ईरान इजराइल पर कोई मिसाइल ही न दाग पाए और ना ही इजराइल के छोड़े हुए मिसाइल पर अटैक करके उसे गिरा पाए। इसके अलावा ईरान के मिलिट्री बेस को भी इजराइल निशाना बना सकता है। ईरान के कई मिलिट्री बेस तो अंडरग्राउंड है। यह आपको अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस की तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देखिए। अमूमन आपने देखा होगा फाइटर जेट जो होते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं, इतने बड़े होते हैं। आप देखिए कि इजराइल ने कैसे मिलिट्री बेस बनाए हैं कि पूरा फाइटर जेट जमीन के अंदर है। आप देखिए ना बॉस, आप इजराइल की प्लानिंग देखिए कि वहां हिजबुल्लाह को मार गिराना है तो पेजर बम फोड़ने के लिए 2 साल की प्लानिंग कर रहा था। यहां एयरबेस जो है वो जमीन के अंदर बना दिया, लो ठोको बाहर गिराओगे। ये है इजराइल बॉस। ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने तुरंत कोई काउंटर अटैक नहीं किया, वो इंतजार कर रहा है
और ये इंतजार किस बात का है वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जहां तक मैसेजिंग की बात है तो इजराइल ने मैसेज तो दे दिया कि ईरान के चेलों के खिलाफ जिस मिशन पर वो निकला है वो पूरा करके ही लौटेगा। यह मिशन ईरान के मिसाइल अटैक से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आज ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों को फिर तबाह किया। वहां पर इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन साउथ लेबनान में चल रहा है। इजराइल इस इरादे के साथ लेबनान में घुसा है कि उसे हिजबुल्लाह के हर अड्डे को खत्म कर देना है। वहां हिजबुल्लाह ने सुरंगों का जाल बिछा रखा है जिससे वो इजराइल पर रॉकेट चलाता है। अब इजराइल के सैनिक हिजबुल्लाह के इस आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एक करके तबाह कर रहे हैं। आप देखिए, वो एक एक जगह पहुंच रहे हैं, ये जो सुरंगें बनी हैं इसमें घुस रहे हैं और जो अंदर मिल रहा है सब तबाह कर दे रहे हैं। तो इजराइल का फोकस क्लियर है कि ईरान ने बम मार दिया तो ऐसा नहीं कि वहां हिजबुल्लाह को छोड़ दिया उधर दौड़ गए। पहले इधर खत्म करेंगे फिर आते हैं, रुको उधर भी आएंगे। यानी इजराइल रुकेगा नहीं, ये तो क्लियर है। ईरान के अटैक का भी बदला लेगा, ये भी क्लियर है, लेकिन ईरान से बदला कब लेगा, क्यों 24 घंटे से इंतजार कर रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान ये ना सोचे कि इजराइल हाथ पर हाथ धरक कर बैठ जाएगा, कुछ करेगा नहीं। ईरान भले ही अपने मिसाइल अटैक का जश्न मना ले, भले ही वहां पर लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल पर हुए हमले को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये धूम धड़ाका इजराइल एक बार में निकाल देगा। इन लोगों को लग रहा है ना कि उनकी सेना ने इजराइल को तबाह कर दिया है, लेकिन इन लोगों को यह मालूम नहीं है कि इजराइल का अगला अटैक कितना भयानक होने वाला है। ये लोग तो अभी जश्न में डूबे हैं। इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनेई ने एक पोस्ट भी किया। इसमें यह लिखा है कि खुदा की तरफ से जीत मिलने वाली है और ईरान जीत के करीब है। इस पोस्ट के नीचे एक तस्वीर भी लगाई गई है जिसमें ईरान के पास मिसाइलों का विशाल भंडार दिखाया गया है जो एक के बाद एक हमले के लिए तैयार है। इस पोस्ट के बाद लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि जब ईरान को अपनी जीत का इतना भरोसा है तो ईरान के सुप्रीम लीडर इस तरह छुप कर क्यों बैठे हो भाई? आओ बाहर, निकलो, करो हमला। छुप के बैठे हो और जो खुले में ठोक रहा है उसको डराने का प्रयास कर रहे हो। बॉस ईरान कितना भी जश्न मनाए, लेकिन वो कब तक खैर मनाएगा? इजराइल ने तुरंत कोई हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि अमेरिका भी इस मामले में कूद गया। अमेरिका तो सालों से मौका देख रहा है कब ईरान का काम तमाम किया जाए। ईरान को कई सालों से अमेरिका ने हर तरफ से घेर रखा है। अमेरिका को अब एक और मौका मिल गया है और यह मौका खुद ईरान ने इजराइल पर हमला करके अमेरिका को दिया। इसलिए यह कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अमेरिका धमकी भी दे रहा है कि अगर ईरान ने और हमले किए तो बॉस बहुत गंभीर नतीजे होंगे। अमेरिका की इस बात से इजराइल डबल जोश में आ गया। वो और भी भयंकर हमला करने की तैयारी कर रहा होगा क्योंकि अमेरिका का पूरा बैकअप है। ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि अमेरिका ने चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है। आपको नक्शे के जरिए दिखाता हूं कि कैसे ईरान घिरा हुआ है। इस नक्शे पर अगर आप देखेंगे चारों तरफ से ईरान कैसे घिरा है। ईरान के बगल में इराक में अमेरिका के 5000 सैनिक तैनात हैं। ईरान के पश्चिम में कुवैत में अमेरिका की 13000 सैनिक तैनात हैं। बहरीन में 7000 अमेरिकी सैनिक हैं। कतर में 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। सऊदी अरब में 3,000 अमेरिकी सैनिक हैं। दक्षिण की तरफ यूएई में 5,000 अमेरिकी सैनिक हैं। ईरान के पूर्वी हिस्से की तरफ अफगानिस्तान में 14,000 सैनिक मौजूद हैं। यानी ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसी तरह इजराइल के बगल में जॉर्डन में 3,000 सैनिक तैनात हैं। इन सब के अलावा टर्की और सीरिया में 3,000 अमेरिकी सैनिक जो है वो मौजूद हैं। इन सैनिकों के पास ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं कि वो किसी भी समय ईरान पर हमला करके उसे तबाह कर सकते हैं। आपको यूएस नेवी के वो घातक हथियार भी दिखा देता हूं जिसने समुद्र के रास्ते ईरान को घेर रखा है। इसमें कई वॉरशिप और सबमरीन्स हैं जिनमें एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइल लॉन्च करके ईरान को धुआं धुआं करने की ताकत है। ईरान पहले से ही इजराइल के हवाई हमलों से परेशान है, लेकिन अब समंदर के रास्ते भी उसकी तबाही का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। ईरान के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे पर्शियन गल्फ के समुद्री इलाके में कुवैत से लेकर यूएई तक यूएस नेवी के 4 तरह के वॉरशिप तैनात हैं। इन वॉरशिप पर फाइटर जेट्स और एंटी मिसाइल सिस्टम भी लगे हुए हैं। इसी तरह पर्शियन गल्फ के नजदीक गल्फ ऑफ ओमान के समुद्री इलाके में यूएस नेवी का रूजवेल्ट सीएसजी वॉरशिप तैनात है। यहां से एक बटन दबाया नहीं कि ईरान पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला हो सकता है। इसके अलावा अरेबियन सी में अमेरिका के बिग हॉर्न और शेपर्ड जैसे खतरनाक वॉरशिप तैनात हैं। इनकी रेंज में तो पूरा का पूरा ईरान आता है। सऊदी अरब के पश्चिम इलाके के रेड सी में यूएस नेवी की जॉर्जिया सबमरीन तैनात कर दी गई है।
इससे लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल के समुद्री इलाके मेडिटेरेनियन सी में भी यूएस नेवी के वॉरशिप तैनात हैं। इन सभी समुद्री इलाकों से हमला करके ईरान को तबाह किया जा सकता है। यानी ईरान जमीन से तो घिरा हुआ है ही, समुद्री रास्ते से भी उसको ठोकने का पूरा इंतजाम अमेरिका के पास है। और अमेरिका दोस्त किसका? इजराइल का। अमेरिका दुश्मन किसका? ईरान का। आज की तारीख में ईरान की हालत यह है कि उसे इजराइल और अमेरिका किसी भी समय मसल सकते हैं, क्योंकि इजराइल के पास ईरान के बारे में ऐसी ऐसी खुफिया जानकारी हैं जिनका इस्तेमाल करके इजराइल ईरान को तबाह कर सकता है। हैरानी तो आपको इस बात से होगी कि यह सारा खुलासा खुद ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति ने किया है। आजकल ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। यह इंटरव्यू 2021 में उन्होंने दिया था। इसमें खुलासा उन्होंने किया था कि ईरान ने कई साल पहले मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ, मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसके एजेंट्स के खिलाफ एक यूनिट बनाई थी ईरान ने। लेकिन इस यूनिट का चीफ जिसे बनाया गया था वो खुद एक मोसाद एजेंट निकला। मतलब मोसाद को खत्म करने के लिए यूनिट बनाई ईरान ने और उसका हेड ही मोसाद का एजेंट निकला। इस टीम में यूनिट चीफ के अलावा मोसाद के 20 एजेंट उसके साथ काम कर रहे थे। इन मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के अंदर कई बड़े खुफिया ऑपरेशन चलाए। इसमें सबसे बड़ा ऑपरेशन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर था, जिसमें मोसाद एजेंट्स ने 2018 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए थे। इसके अलावा ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी की थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब तक यह बात ईरान को पता चली कि जिस मोसाद को ठोकने के लिए टीम बनाई है वो तो खुद मोसाद के एजेंट से भरी हुई है, उससे ठीक पहले सारे एजेंट्स ईरान से भाग गए। अब ये लोग इजराइल में रहते हैं। यह है इजराइल की ताकत। यही वजह है कि अब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात से होगी कि मोसाद के ये एजेंट्स अपने साथ ईरान के 1 लाख से ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लेकर गायब हुए। ये डॉक्यूमेंट्स ईरान की राजधानी तेहरान के खुफिया वेयरहाउस में एक तिजोरी में छुपाए गए थे, लेकिन मोसाद के लोग इस तिजोरी को तोड़कर सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गए। यह है बॉस इजराइल। घर में घुस के आप ही की जासूसी कर ले रहा है और आप ही को नहीं पता। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इस बात का शक जता चुके हैं कि मोसाद के पास इस समय ईरान के बारे में सारी जानकारी है। इसलिए पिछले कई सालों में मोसाद ने साइबर अटैक से ईरान के बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को तबाह किया है। यानी यह बात तो पक्की है कि इजराइल के सामने ईरान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन यह लड़ाई अब किस हद तक जा सकती है? ये दोनों देश एक दूसरे को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं क्या? आमतौर पर इस तरह की लड़ाई या दुश्मनी उन देशों के बीच होती है जो आपस में पड़ोसी होते हैं, लेकिन इजराइल और ईरान एक दूसरे के पड़ोसी भी नहीं है। इन दोनों देशों के बीच कई और देश मौजूद हैं। आप देखिए ना, कहां ईरान और कहां इजराइल। इजराइल और ईरान के बीच जॉर्डन है, इराक है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की तुलना में इजराइल बहुत छोटा सा देश है। इसके बाद भी इजराइल ने ईरान को पानी पिला रखा है, और ईरान को क्या, सबको पानी पिला रखा है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच विचारों की लड़ाई। इजराइल का मानना है कि ईरान यहूदियों के खिलाफ है, इसलिए हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, जबकि ईरान का मानना है कि इजराइल इस्लामिक देशों का दुश्मन है। आप यह भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये दोनों देश एक जमाने में एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन अब ईरान की कट्टर सोच की वजह से दुश्मनी बढ़ती चली गई। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत की स्थिति क्या होगी यह आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देता हूं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 की बैठक बुला ली है। मेलोनी ने G7 देशों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, यह मेलोनी ने कहा है, और इजराइल पर ईरान का हमला चिंताजनक है। G7 में अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ये सारे देश अब ये बैठक करने जा रहे हैं, और इसमें पूरी संभावना है कि अगर ये सारे देश इजराइल के साथ खड़े हो गए तो ईरान की मुश्किल और बढ़ जाएगी। ईरान और इजराइल के युद्ध में दुनिया के अलग अलग देशों ने अपनी अपनी साइड तो चुन ली है। अमेरिका और पश्चिमी देश खुलकर इजराइल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ रूस ईरान के साथ खड़ा दिख रहा है। ईरान ने इजराइल पर ऐसे वक्त में हमला किया जब इसी हफ्ते रूस के प्रधानमंत्री ईरान के दौरे पर थे। लेकिन इस युद्ध में भारत फंसा हुआ है, क्योंकि भारत किसी की साइड नहीं है। भारत के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, और ईरान भी भारत का पुराना दोस्त है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नया कूटनीतिक चैलेंज आ गया है,
और यह चैलेंज वैसा ही है जैसे यूक्रेन वॉर को लेकर। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूक्रेन वॉर जो हुआ उसमें भी रूस और अमेरिका आमने सामने, भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। पिछले 2 साल से भारत किसी तरह दोनों देशों के बीच बैलेंस बना के चल रहा है। जो लोग कूटनीति को समझते हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि दो सुपर पावर से एक साथ डील करना और अपने हित भी साध लेना आसान बात नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी हैं जो बैलेंस बनाए हुए हैं, और उनकी ये डिप्लोमेसी देखकर भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान तक हैरान है। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध और भड़का तो नरेंद्र मोदी को फिर ऐसे ही बैलेंस वाली कूटनीति इजराइल और ईरान के युद्ध में भी अपनानी पड़ सकती है। और इजराइल ईरान के युद्ध में तो यह काम और भी मुश्किल होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी है। दोनों देशों के बीच विचारधारा की लड़ाई है। दोनों देश एक दूसरे के खात्मे पर तुले। ईरान तो इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता, और उधर इजराइल को रोकना या समझाना आसान नहीं है। वो कई बार अमेरिका की नहीं सुनता। यानी एक नया संकट इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने आकर खड़ा हो गया, क्योंकि वैसे बाकी देश तो वैसे ही बर्बाद चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है। अब दुनिया में यही तमाशा चलेगा तो नरेंद्र मोदी कितना भारत को बचा के चलेंगे भाई। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच बैलेंस कूटनीति आसान नहीं है, इसलिए वो पहले ही एक्टिव हो गए। ईरान के इजराइल पर हमले से 24 घंटे पहले ही नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन किया था और पश्चिमी एशिया में शांति की बात पर जोर दिया था। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री को यहूदी नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को लेकर कुछ नहीं कहा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध में भारत ने बैलेंस अप्रोच बनाई हुई है। वो दोनों पक्षों के बीच बातचीत और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहा है। भारत को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि अगर इस युद्ध में ईरान कूद जाएगा तो इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ जाएगी। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं कि यह युद्ध का दौर नहीं है। दुनिया की हालत ऑलरेडी खराब है, वो एक और युद्ध नहीं झेल पाएगा भाई। और जैसा नरेंद्र मोदी को डर था वैसा ही हो रहा है। ईरान के इस युद्ध में कूदते ही युद्ध और भड़क गया है। अब भारत के सामने दिक्कत यह है कि उसे ईरान की भी जरूरत है और इजराइल की भी जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? भारत को ऑयल सप्लाई करने वाले टॉप देशों में ईरान है। अमेरिका की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए भारत ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता ऑलरेडी कर चुका है। दूसरी तरफ इजराइल है जो भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले टॉप देशों में शामिल है। हाल के सालों में इजराइल और भारत की दोस्ती काफी मजबूत हुई है। यानी भारत के लिए ईरान की भी जरूरत है और इजराइल की भी, इसलिए उसके लिए बैलेंस बनाना और जरूरी हो जाता है। अगर इजराइल और ईरान भिड़ भी गए तो उससे भारत का क्या नुकसान होगा वो भी समझिए भाई। पहली दिक्कत तो यह है कि इजराइल और ईरान दोनों देशों में हजारों भारतीय रहते हैं। भारत को पहले तो उनकी भी फिक्र है। पश्चिमी एशिया के देशों में बड़े पैमाने पर भारतीय रहते हैं। अगर युद्ध भड़का तो भारतीयों पर भी संकट आ सकता है। युद्ध की स्थिति में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों को बाहर निकालने और फिर वापस देश में बसाने की होगी, जो आसान काम नहीं होगा। दूसरी दिक्कत यह है कि इस युद्ध का असर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, बल्कि अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर और यूएई तक पहुंच सकता है। ये वो देश हैं जो भारत को बड़े पैमाने पर तेल जो है वो सप्लाई करते हैं। हमलों की स्थिति में तेल की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होने से तेल के दाम बढ़ेंगे और भारत पर इसका सीधा असर होगा। तीसरी दिक्कत यह है कि खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय लाखों डॉलर की रकम भारत भेजते हैं। अगर इजराइल और ईरान यहीं नहीं रुके तो इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा भंडार पर भी पड़ेगा। यानी भारत 3 में ना 13 में, लेकिन मुसीबत भारत पर भी आकर खड़ी होगी। अगर यह युद्ध शुरू होता है तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है और दुनिया की गैस सप्लाई में 10% हिस्सा ईरान का है। इसी वजह से सिर्फ कल रात हुए अटैक के बाद कच्चे तेल के दाम ऑलरेडी आज 3% बढ़ चुके हैं। कुछ घंटे के अंदर ही कच्चे तेल के दाम में $2 या $2.25 यानी करीब करीब 190 रुपए प्रति बैरल की बढ़ोतरी हो गई। अभी कच्चे तेल के दाम करीब $75.8 प्रति बैरल है। यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। अनुमान है कि अगर ईरान और इजराइल और अमेरिका में युद्ध हुआ तो कच्चे तेल के दाम रूस यूक्रेन युद्ध के रिकॉर्ड स्तर से भी आगे जा सकते हैं। अकेले रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में 7 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए और उनके खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था। अब यह नया तमाशा सामने खड़ा है। ईरान और इजराइल की जंग से दुनिया में टेंशन बढ़ रही है।
क्योंकि अगर यह लड़ाई लंबी चली तो उसका असर मार्केट पे भी पड़ेगा। युद्ध लंबा चलने की आशंका से ही अमेरिकी शेयर मार्केट में गिरावट दिखाई दे रही है। अमेरिका में एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स में गिरावट दिख गई। अमेरिकी शेयर मार्केट में 1.5% से ज्यादा की गिरावट हुई है। वहीं जापान का शेयर मार्केट 2% गिर गया है। ग्लोबल शेयर मार्केट पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। युद्ध लंबा चलने से निवेशक सोना, चांदी, जमीन या दूसरी चीजों में पैसा लगाएंगे, जिसका असर शेयर मार्केट पर पड़ सकता है। ईरान और इजरायल बड़े युद्ध की कगार पर खड़े। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ये भी मान रहे हैं कि भारत के दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, इसलिए वो शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। मतलब जिसको देखिए वो लड़े भिड़े बैठा है और सब उम्मीद करते हैं कि मोदी जी आएंगे समझा देंगे। अरे कैसे भाई, तुम अपना देखो ना पहले। भारत से ये उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में हर कोई भारत की मजबूत भूमिका को देख चुका है। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि युद्ध का वक्त नहीं है तो दुनिया उसे सुनती है और उस पर विचार करती है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद इसमें भी भारत कुछ करेगा, लेकिन सुनने वाला अभी कोई दिख रहा है? अभी तो सिर्फ धमाकों की गूंज सुनाई दे रही। इस पर अपडेट आपको देता रहूंगा। फिलहाल पाठशाला में अगला चैप्टर